बरेली पहुंचे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। प्रदेश अध्यक्ष नीरज मिश्रा के आवास पर पहुंचे चिराग पासवान। यूपी चुनावी दौरे को लेकर बरेली पहुंचे चिराग पासवान। जिला अध्यक्ष के साथ कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। कोतवाली इलाके के रामपुर गार्डन स्थित आवास पर चली यूपी चुनाव की चर्चा। स्वच्छ भारत न्यूज के लिए संजीव कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। चेंजेस हुए कायदे से ये प्रेस वार्ता हम लोगों को कल सुबह रखनी थी, पर दिल्ली में कुछ एक इम्पॉर्टेंट बैठक आने की वजह से आज ही रात लखनऊ से मुझे वापस निकलना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने इस प्रेस वार्ता को अभी यहाँ पर रखना उचित समझा। कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में आप सब जान रहे हैं कि जिस तरीके से एक चुनाव का माहौल यहाँ पर है और बहुत जल्द संभवतः नोटिफिकेशन भी आएगा। और जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी भी उन चुनाव में अपनी भागीदारी देना चाहेगी। और जिस तरीके से यहाँ पर संगठन को लेकर निरंतरता में पिछले कुछ समय से जब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनीशंकर पांडे जी ने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहाँ की कमान संभाली है, तो निरंतरता में उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में जिस तरीके से संगठन को एक नई मजबूती मिली है और संगठन नई मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, ये हमारे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले समय में जो बिहार में जो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदर्शन हर बार से बेहतर रहेगा। लोक जनशक्ति पार्टी ने इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि विधानसभा में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई। हम लोग चाहते हैं उसके बाद गठबंधन की राजनीति के तहत पिछले कुछ चुनाव में हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाए, पर अब इस बात का निर्णय लिया गया है और ये स्वतंत्रता लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के द्वारा पूरी तरीके से राज्य इकाई को दी गई थी कि राज्य इकाई इस बात का निर्णय ले कि वो चुनाव कैसे लड़ना चाहती है। विभिन्न राज्यों में जहाँ जहाँ पर भी चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, पंजाब की भी हमारी राज्य इकाई ने इस बात का निर्णय लिया है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, ये भी पूरी तरीके से राज्य इकाई के ऊपर ये स्वतंत्रता दी गई है कि अगर किसी क्षेत्रीय दल के साथ अगर बातचीत कर किसी गठबंधन के तहत अगर ये लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे तो इस बात की भी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को दी जाए और उसके बाद अंतोगत्वा वो फैसला केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। पर क्योंकि अब चुनाव है, उसी क्रम में जिस तरीके से विभिन्न जिलों में हम लोग के कार्यक्रम लगे हैं, इससे पूर्व में भी विभिन्न और जिलों में लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मेरे वहाँ पे कार्यक्रम लगे। आज भी बरेली में होते हुए अभी हम लोग शाहजहाँपुर जाएंगे, वहाँ पर वीरांगना उदा देवी उनका शहादत दिवस है और उसमें एक कार्यक्रम में जाकर अभी हम लोग सम्मिलित होंगे। विभिन्न जिलों में जैसा मैंने कहा कि आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में लोक जनशक्ति पार्टी के इस तरीके के कार्यक्रम होंगे। हम लोग एक विजन डॉक्यूमेंट पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर और मजबूती से लेकर जाया जा सके। और ख़ास तौर पर जो उत्तर प्रदेश के युवाओं की जो समस्या है, हम लोग देखते हैं कि भैया आज की भी तारीख में उत्तर प्रदेश के ही युवा हैं जो कि दूसरे प्रदेशों में जाते हैं शिक्षा के लिए हो, रोज़गार के लिए हो, और वहाँ पर कई बार देखा गया है कि उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई जगह उन्हें अपमानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद जिस तरीका के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन या इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उस दिशा में अभी कई और कार्य हैं जो कि करने बाकी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी उसी एक विजन डॉक्यूमेंट पर काम कर रही है। बिहार में जिस तरीके से हम लोग बिहारी फर्स्ट एक विजन डॉक्यूमेंट हम लोग लेकर आए थे, जहाँ पर बिहार की जो मूल ज़रूरतें हैं उसको कैसे हम लोग बढ़ा सके, उस पर हम लोगों ने काम किया था। उसी तर्ज पर हम लोग उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट पर हम लोग कार्य कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अभी होनी बाकी हैं और ख़ास तौर पर जो सीधा युवाओं को प्रभावित करें, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, शिक्षा को लेकर हो, रोज़गार को लेकर हो, उस पर
अभी हम लोग काम कर रहे हैं। संभवतः बहुत जल्द जब अगली बार आप लोगों से मुलाकात होगी तो उसमें हम लोग उस विजन डॉक्यूमेंट की भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो बस बहरहाल यही इसी उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हम लोग का कार्यक्रम है। जिला वाइज भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि हर जिले की क्या समस्या है, नहीं है, उसको भी अपने विजन डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट करना वो भी हम लोग की प्राथमिकता होगी। इतना ज़रूर तय है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अपने उम्मीदवार ज़रूर उतारेगी। इस बार हम लोग चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। जैसा मैंने कहा कि पिछली बार चुनाव गठबंधन के चक्कर में हम लोग नहीं लड़ पाए थे, पर इस बार हम लोग ज़रूर चुनाव लड़ेंगे और प्रदर्शन अच्छा रहेगा, ये उम्मीद करता हूँ। किससे गठबंधन कर सकते हैं आप यहाँ समाजवादी किस पार्टी की विचारधारा को अपने साथ समझते हैं? देखिए, विचारधाराएं अलग अलग हैं पार्टी की, इसीलिए सब अलग अलग राजनीतिक दल है। जब गठबंधन होता है तो मुद्दों के आधार पर होता है और लोक जनशक्ति पार्टी के अपने मुद्दे रहे हैं, भले वो दलितों को लेकर हो, अल्पसंख्यकों को लेकर हो, समाज के गरीब वंचित वर्ग को लेकर हो। लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने निरंतरता में 5 दशक से ज़्यादा अपना जीवन समर्पित किया समाज के उन गरीब वर्गों के से आने वाले, वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने में। पर आज भी कई बार देखा जाता है कि धर्म के आधार पर हो या जाति के आधार पर हो, भेदभाव का शिकार होकर वो लोग मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाते जो अभी भी हाशिए पर मौजूद हैं। तो हाँ, ये हम लोग के मुद्दे ज़रूर हैं। जैसा मैंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में इन सारी बातों को हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। गठबंधन किसके साथ होगा, नहीं होगा, ये स्वतंत्रता, जैसा मैंने कहा कि राज्य इकाई को हम लोगों ने दे रखी है। राज्य इकाई क्षेत्रीय दलों के साथ इस विषय में चर्चा कर केंद्रीय नेतृत्व को इस बात की जानकारी, चर्चा हो भी रही है, हम लोग की कई जानकारियां दी भी गई हैं, पर गठबंधन का अंतिम स्वरूप क्या होगा इस पे अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। वर्तमान में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, किस तरीके से देखते हैं सरकार के कामकाज को? क्या लगता है कि काम सही चल रहा है या बेहतर पर और बेहतरीन हो सकता था? पिछले 5 साल में जिस तरीके से एक बड़ा जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जिस तरीके का जनादेश मिला है, उसमें कई कार्य हुए हैं, पर कई कार्य अधूरे हैं। जैसा मैंने कहा कि मेरी अपेक्षाएं एक युवा होने के नाते युवाओं से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। उनको कैसे आप आगे लेकर जाएंगे, उनको अपने ही ज़िले में, अपने ही शहर में, अपने ही गांव में उनको रोज़गार की, उनको बेहतर शिक्षा की उनको व्यवस्था मिले। मुझे लगता है ये कई अभी भी पहलू हैं, ऐसे पक्ष हैं जिस पर अभी भी कई कार्य होने बाकी हैं। बहरहाल अंतोगत्वा उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का मूल्यांकन करना है, उनको इस बात का आकलन करना है कि पिछले 5 साल से क्या वो संतुष्ट हैं, नहीं हैं। खामियां जितनी हैं उसको हम लोग ज़रूर उजागर करेंगे, उसको ज़रूर हम लोग जनता के बीच लेकर जाएंगे। अंतोगत्वा चुनाव के वक्त जनता ये अब निर्णय लेगी कि उनको योगी सरकार का कार्यकाल बेहतर लगा कि नहीं लगा। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस का मोदी जी उद्घाटन करें, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, बढ़िया, ढेर सारी शुभकामनाएं उद्घाटन को लेकर। पर जब उद्घाटन को लेकर जब राजनीति होती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो मुख्य विषय है, जो मेन इशू होता है या एजेंडा होता है, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। जिस तरीके से एक होड़ लग गई है इस एक्सप्रेस वे को लेकर अपनी अपनी हिस्सेदारी दिखाने की कि भैया ये हमारा बनाया हुआ है, ये हमारा किया हुआ है, उसमें जो जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ऐसे एक्सप्रेस वे, देखिए, कनेक्टिविटी किसी भी प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब तक उस प्रदेश में कनेक्टिविटी नहीं होती, और कनेक्टिविटी सिर्फ इंटर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात नहीं कर रहा, जब तक गांव को आप शहर से नहीं जोड़ेंगे। हकीकत है उत्तर प्रदेश गांव में बसता है, और जब तक गांव मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ेगा, जब तक ग्रामीणों को आप मुख्य धारा के साथ आप नहीं जोड़ेंगे, उनकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, किसानों की बातें नहीं होंगी, तब तक आप एक्सप्रेस वे, आप लाख कोई होड़ लगा ले कि भैया ये हमने किया, तब तक आप सही में प्रदेश का विकास नहीं कर पाएंगे जब तक इंटर विलेजेस कनेक्टिविटी पे आप ध्यान नहीं देंगे। क्या कृषि कानूनों का मिड लाइन पे, पासवान जी आप मिड लाइन पे खेल रहे हैं। आप जो सत्ता है उसके खिलाफ नहीं कह पा रहे, आप जो विपक्ष है उसके मुद्दे एड्रेस नहीं कर, तो फिर किस तरफ राजनीति जाएगी लोक जनशक्ति की? भाई, मैं मिड लाइन खेलने का मेरे पास कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास अपने एजेंडे हैं। मैं किसी की तारीफ कर आगे चलूं या किसी
की आलोचना कर आगे चलूं, मुझे उस बात की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी अपनी पार्टी है, मेरे अपने मुद्दे हैं, मेरे अपने इश्यूज हैं। तो किसको मैं करीब इस पा रहे हैं? मतलब कहीं भी गठबंधन करेंगे, सत्ता ने अगर अच्छा काम किया है तो आप ये बताएंगे कि सत्ता ने किया, जैसा मैंने अगर कहा खिलाफ किया है मतलब अच्छा नहीं किया जनता की। जैसा मैंने कहा कि सत्ता ने काम अच्छा किया हो नहीं किया हो, ये बात लोक जनशक्ति पार्टी या चिराग पासवान को डिसाइड नहीं करनी है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता है। मैंने इस बात को प्रमुखता से मैंने कहा कि कई ऐसे इश्यूज हैं जो कि इस 5 साल के कार्यकाल में इतना बड़ा जनादेश होने के बाद भी आप एड्रेस नहीं कर पाए हैं। तो जो खामियां रह गई हैं उसको तो मैं रखूंगा ही, और वही मेरे मुद्दे हैं। गठबंधन की राजनीति का भी जब मैंने जिक्र किया तो मैंने यही कहा कि वो मुद्दों के आधार की राजनीति है। अगर कल को भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे उन इश्यूज को महत्व देती है तो संभवतः उनके साथ, या अगर विपक्ष का कोई गठबंधन का साथी मेरे उन मुद्दों को अगर इशू देता है तो संभवतः उनके साथ। बट क्योंकि अभी ये चर्चा मध्य में है, अभी बातचीत हो रही है, तो इसके ऊपर ज्यादा खुलकर कुछ कहना अभी फिलहाल उचित नहीं होगा। संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है शीतकालीन, क्या लगता है इस बार भी हंगामे की ब्रेक चढ़ जाएगा या फिर? देखिए, दुख इस बात का है, आयरनी है कि भाई पिछली बार भी जिस तरीके से संसद का सत्र, मानसून सत्र पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया था, शीतकालीन सत्र, और ऐसा देखा गया है, इतिहास गवाह रहा है कि जब जब चुनाव आसपास होते हैं तो उस वक्त सत्र में ज़्यादा हंगामे होते हैं। और क्योंकि एक इतने बड़े राज्य का चुनाव है, साथ में पंजाब में भी चुनाव है, 5 और राज्यों में चुनाव है, किसानों का एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जिसको अभी पिछले इतने समय के बाद भी लगभग साल सवा साल होने को आया पर अभी तक उसे एड्रेस नहीं किया जा सका है। उसको सुलझाना ज़रूरी है। मैं मेरिट्स और द डिमेरिट्स ऑफ द बिल में मैं नहीं जा रहा, पर मेरा मानना है कि भाई जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए आप उस कानून को लेकर आए, अगर वही संतुष्ट नहीं है तो उस कानून का लाभ, जो सबसे मुख्य पक्ष है उस कानून का, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं उसमें, किसानों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वही उससे संतुष्ट नहीं है और आप बोल रहे हैं कि भैया ये उन्हीं के हक के लिए आप कानून लेकर आए हैं, तो ऐसे कानून का लाभ क्या कि अगर वो लोग संतुष्ट नहीं है। और पिछली बार भी देखा है, लंबे समय से सत्र किसानों के मुद्दे को लेकर नहीं चल पाता है। संभवतः 29 तारीख से जो पुनः एक शीतकालीन सत्र लोकसभा का शुरू होगा, संसद का शुरू होगा, संभवतः इन विषयों को दोबारा वहां पर उठाया जाएगा। आग्रह मेरा इतना ही है कि वापस से डायलॉग स्थापित होना चाहिए, किसानों के साथ बातचीत दोबारा से होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से बातचीत स्थगित हुई है। और किसी एक मिड पॉइंट पर आकर देखिए, किसान इस तरीके से सड़क पर जो अन्नदाता है, जिसकी वजह से आज देश में लोग अनाज पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, घर में रोजी रोटी चल रही है, वही अगर सड़क पर हाशिए पर बैठा है, इतनी बदहाल परिस्थिति में बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की, केंद्र सरकार की वही तरीके से जिम्मेदारी बनती है कि उनकी समस्याओं को सुने और जो भी उचित समाधान हो वो हम लोग को करने का प्रयास करना। चुनाव नजदीक है तो यूपी में अब जिन्ना की बात भी होने लगी है। अखिलेश यादव जी जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं, कभी रामनवमी का नामकरण बदल देते हैं। देखिए, चिंता ऐसी बात की है कि नैरेटिव को बदला जाता है जब जब चुनाव आते हैं। क्या हम लोग के पास समस्याएं और समाप्त हो गई हैं कि हम लोग जिन्ना, राम, हनुमान, दुनिया भर के ऐसे हम लोग टॉपिक उठाकर हम लोग सामने ले आते हैं, जबकि आज की तारीख में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, सिर्फ और सिर्फ चर्चा डेवलपमेंट के इश्यूज पे होनी चाहिए। सरकारों का मूल्यांकन सिर्फ और सिर्फ पिछले वादों के आधार पर होना चाहिए, रोजगार के आधार पर होना चाहिए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए, किसान मजदूरों की समस्या के आधार पर होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं के हालात के आधार पर होना चाहिए। पर विडंबना यही है, और ये आग्रह भाई मैं आप सबसे भी करूंगा कि हम लोग कुछ एक ऐसे मुद्दों को इतनी ज्यादा अहमियत दे देते हैं कि चुनाव के एक्चुअल एजेंडे पीछे रह जाते हैं। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर जी के द्वारा भी जिक्र किया गया, या जिन्ना का मुद्दा जिस तरीके से आया, या मुगल राजनीति को लेकर जो मणिशंकर अय्यर जी ने बातें कही, तो वापस से हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। कुछ राजनीतिक दल हैं संभवतः जिनको ये सूट भी करता है, पर इस नैरेटिव से मुझे लगता है कि हम लोग को, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को, इस नैरेटिव के जाल में नहीं आना चाहिए। हम लोग को अपना नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का, और लोक जनशक्ति पार्टी की खास तौर पर मैं बात करूं, मैं ऐसे किसी विषय में नहीं जाने वाला हूं। मेरा एजेंडा बहुत क्लियर है कि भैया प्रदेश का विकास, डेवलपमेंटल इश्यूज ही प्राथमिकता होने चाहिए। पासवान जी, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। राहुल गांधी जी दोनों की परिभाषा अलग अलग बताते हैं।
अन्य लोग भी बताते हैं। आपको क्या लगता है हिंदू और हिंदुत्व में? भाई हिंदुत्व की परिभाषा में जाने की जरूरत ही क्या है आज की तारीख में? क्यों इस विवाद में कोई पड़ना चाहेगा? हर किसी की अपनी आस्था है और आज की तारीख में हर कोई इतना जागरूक है कि वो अपनी परिभाषा अपने हिसाब से तय कर सकता है। जिसको हिंदुत्व को धर्म के साथ जोड़ना है वो धर्म के साथ जोड़कर देखेगा, जिसको हिंदुत्व को देश हित में जोड़कर देखना है या राष्ट्रभक्ति के तौर पर जोड़कर देखना है वो उस हिसाब से देखेगा। पर चुनाव में जब इन मुद्दों को एजेंडा बना दिया जाता है वहीं पर एक्चुअल इश्यूज डेवलपमेंट के जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं और मैं आपसे प्राथमिकता देने की जरूरत है कि भैया कितने रोजगार आपने उत्पन्न किए। आज की तारीख में कितने उत्तर प्रदेश के युवा हैं जो कि दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं? प्राथमिकता या चर्चा सिर्फ इन बिंदुओं पर? क्या आपको ये लगता है बैठे बैठाए मुद्दा दे देते हैं सरकार? क्या बार बार अगर 5 साल की सरकार के बाद 7 साल की सरकार के बाद भी ये मुद्दे एड्रेस किए जा रहे हैं तो क्या आप ये मानते हैं कि डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, इसलिए इस इश्यूज को उठाने की जरूरत पड़ रही है? संभवतः ये भी एक पक्ष हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल हैं जिनको सूट करता है कि धर्म के नाम पर हो या जाति के नाम पर हो, पर ये अंतोगत्वा कौन कौन से दल हैं? जैसे अगर हम ये अंतोगत्वा मुझे लगता है आज की तारीख में सबको ही सूट करता है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ समय तक सत्ता में रहा है, विपक्ष में रहा है। तो दोनों जितने भी राजनीतिक दल, और खासतौर पर आज जब मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ, उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल आज की तारीख में चुनाव में है, हर कोई कभी ना कभी किसी ना किसी समय में बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर कोई सत्ता में रही है। तो हर किसी के पास अपनी अपनी खामियां हैं जनता के सामने जो उजागर होती हैं। तो उन खामियों पर पर्दा डालने के लिए उनको राम भी सूट करते हैं, उनको जिन्ना भी सूट करते हैं, उनको मुगल भी सूट करते हैं। एक आखिरी सवाल, सलमान खुर्शीद की किताब पर क्या कहेंगे जो ISI से तुलना करती है हिंदू की? भाई ये उनका एक अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, उस पर मुझे लगता है कांग्रेस स्पष्टीकरण दे कि भाई क्या वो कांग्रेस की सोच है। उन्होंने एक अपनी बात को रखा और मुझे नहीं लगता कि व्यक्ति विशेष की लिखी हुई किताब को एक इतना बड़ा इशू बनाना चाहिए। हर किसी का एक अपनी रीडिंग होती है, उन्होंने अपने पक्ष को रखा। पर वो हाँ, अगर वो एक पार्टी का पक्ष है तो जरूर उस पर चर्चा